बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का मंजरनामा ये है कि सियासी मंजरनामे के ऊपर बादल गहरे होते जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ पाकिस्तान के ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लोगों की कमी का सामना है, और दूसरी सूरत हाल ये है कि सैलाब ज़दगान इस वक्त जो मुख्तलिफ़ इलाकों में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू और रिलीफ करने के लिए भी इमदादी सरगर्मियाँ कई इलाकों में जारी नहीं है। कई लोग अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, फलाही तंजीमें मसरूफ़ हैं, PDMA, NDMA और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें इमदाद के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन इस वक्त अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो 30% इमदादी ऑपरेशन जारी है और 70% अभी भी मुतासरीन ऐसे हैं जो खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं और वो मुंतज़िर हैं कि इमदादी जो टीम्स हैं वो उन तक भी पहुँचें और वहाँ भी इमदाद का कुछ सामान हो सके। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और इस वक्त जो हिजानी कैफियत है ज़िंदगी को लेकर, इस पर नज़र डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले सियासी मंजरनामे पे बात करने से क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या सैलाब सबसे बड़ा मसला है या सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, इस वक्त एक ही मसला है, वो है सैलाब। आज आप देखें कि पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब में डूब चुके हैं। लोग बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं, लोग खुले आसमान के नीचे शदीद बारिश पे बैठे हैं। कनकोट में फहमीदा 9-7 साल फहमीदा भूख से मर गई। वो बारिश से नहीं मरी, वो सैलाब के पानी से नहीं मरी, वो भूख से मर गई। और अगर इस वक्त हमें कहना चाहिए, अगर इस वक्त कोई इस बारिश में, इस तूफान में काम कर रहा है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। अगर कोई हर जगह पहुंच रहा है तो हमें मानना चाहिए वो अफवाज पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान की फौज है जो बारिश नहीं देख रही, जो तूफान नहीं देख रही, जो सैलाब नहीं देख रही और हर जगह पहुंच रही है। और हमारे सियासतदानों की अक्सरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। कोई जाके याशी कर रहा है या सैर तफरी कर रहा है कैनेडा में, तो कोई जो है पाकिस्तान के अंदर बैठकर सियासी खेल खेल रहा है। क्या हो रहा है? क्या अगर ये हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तानी अवाम होगी तो सियासत होगी, अगर पाकिस्तानी अवाम नहीं तो सियासत भी नहीं है। आज इमरान खान साहब गए हैं, उन्होंने कल भी जलसे में कॉल दी कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज था हुकूमत को कि हम इस मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी हुई उस वक्त। ये भी देखें कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर खारजा, वो फुटेज आप देखें कि लोग पानी से निकल के आ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से सामान नीचे फेंक रहे हैं, कीचड़ में लोग बेचारे पानी से निकल के भागते हुए ले रहे हैं। क्या हम किसी हुक्मरान भीख दे रहे हैं? क्या आप किसी को भीख दे रहे हैं? आप उसको, ये उसका हक बनता था और आपका फर्ज बनता था। क्यों नहीं और ये इमदाद वहां आसानी से पहुंची? फिर क्यों ऐसा आपने फोटो सेशन करवाया? क्यों टीवी पे फोटो सेशन भेजा? क्यों मीडिया पे फोटो सेशन भेजा कि आप, ताकि आप लोगों को बता सके कि ये हम तस्लील की है? ऐसा नहीं होता। हुक्मरानों का फर्ज होता है। मत भूलें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या था कि अगर एक बकरी भी भूखी मर गई, अगर एक को कोई तकलीफ हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुक्मरान होगा। तो अब फहमीदा का पर्चा किस पे दर्ज होगा? फहमीदा की मौत जो भूख से हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ पानी में डूबने से नहीं हुई, भूख से हुई है, उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? उसका मुकदमा किस पर होगा? अब मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, सियासी इख्तिलाफात को एक साइड पे रखकर इस वक्त सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, और वो एजेंडा होना चाहिए सैलाब ज़दगान की मदद करना। वो एजेंडा होना चाहिए कि डूबे हुओं को बचाना। वो होना चाहिए एजेंडा, ये होना चाहिए कि भूखे को खाना बचाना, पानी में डूबे हुए को बाहर निकालना, बेसरो सामानी के आलम में बैठे हुओं को छत मुहैया करना। और ये होना चाहिए। हुक्मरानों की ये जो कोठियां बनी हुई है ना, 20-20 एकड़ पे, 10-10 एकड़ पे, खत्म करें, यहाँ पे लाके उन्हें उठाएं। आप हुक्मरान बाहर बैठे एक कमरे में सो सकते हैं, इनको क्यों नहीं करते? अब ये वक्त है यार सर, अब सियासत का वक्त नहीं है। अगर अगर अब भी सियासत किसी ने की और अब भी अगर किसी ने जानबूझ के सियासतें की तो फिर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा तूफान जो आया है। क़यामत किसको हम कहते हैं? ये क़यामत की निशानियां हैं। ये भी तो क़यामत से कम नहीं कि आप देखें कि उधर कागान में क्या हुआ, कलाम बहरीन में क्या हुआ, चार सद्दा में क्या हो रहा है, शहरा में क्या हो रहा है। आप देखें कि वहां पे कोयटा के अंदर देखें क्या हो रहा है, पूरा बलोचिस्तान कहाँ चला गया, सिंध के अंदर देखें क्या हो रहा है।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के कोई एक सूबा बचा? कोई एक मुझे बताए जहां से बचाओ। अभी सुन रहा था कि 4 लाख क्यूसिक पानी जो है नौशहरा से या चारचदा से गुजरेगा, तो क्या वो बचेगा? मुमकिन नहीं है। तो लोग कहां जाएंगे? राणा साहब, आप बयानात भी सुनते होंगे ऐसे आफतज़दा मौकों के ऊपर कि हमारे हुक्मरान ये ऐलानात कर देते हैं कि मुखय्यर हजरात या साहिब सरवत लोगों से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। ये हुक्मरान अपने तई क्यों नहीं आगाज करते, खुद को मिसाल क्यों नहीं बनाते? जब इलेक्शंस हो, जब आपने सीटों की बंदरबांट करनी हो, तब 50-50 करोड़ रुपए में भी बंदरबांट हो जाती है, लेकिन जब ऐसे अफराद की मदद करनी हो तब सिर्फ दूसरों के लिए पैगाम बचता है। गरीब है ना, इनको तो चाहिए। मुझे बताएं, ये हुक्मरान बेचारे बड़े गरीब हैं। ये चने की दुकान पे, ये हुक्मरान क्या सियासतदान मैं कहूंगा, सारे सियासतदान गरीब हैं। ये चने की दुकान चलाते हैं, इनकी परचून की दुकानें हैं, इसलिए ये अपने पास से नहीं कर सकते, मुहैयर हजरात से करते हैं। कहा गया जी ताने असम्बली या वज़रा ने अपनी एक एक सैलरी दे दी। भाई इनकी अपनी सैलरी दी, ये मजदूरी करते थे। ये कहते हैं कि जनाब हमने 1-1 करोड़ रुपया दिया है। ये कहते हैं हमने 5-5 करोड़ रुपया दिया है। 20-20 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाते हैं। एक MNA की खरीदारी के लिए 30-30 करोड़ खर्च होता है। तो क्या अल्लाह की रजा के लिए और अपनी कौम को बचाने के लिए पैसा नहीं आ सकता? आज मैं देख रहा हूँ फलाई तंजीमें, ओवरसीज पाकिस्तानी, बाकी लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई देखकर कि देखे, मैं फिर कहूंगा कि अगर अपोजिशन से इमरान खान निकलता है, वो कहता लोगों को ओवरसीज को आओ यार, इसकी मदद करो, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, अपनी कौम को बचाओ, तो हुक्मरानो आप भी निकलो, आपको भी चाहिए। सियासत छोड़ दो। आज ये फैसला कर ले सारे बैठ के कि जनाब सियासत जरूर करेंगे, लेकिन इसके बाद ये जो सैलाब है ये गुजर जाए, उसके बाद सियासत करेंगे। एक दूसरे पे FIR भी देंगे, एक दूसरे को गिरफ्तार भी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी करेंगे, एक मुल्क के पॉपुलर लीडर को दहशतगर्द भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद कीजिएगा, मगर सबसे पहले इस मुल्क को बचाएं, इस कौम को बचाएं। या सर जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपकी ज़राअत बची, आपकी कपास बची, आपके फल बचे? राणा साहब, ये 2-4 दिनों या हफ्तों या महीनों का रोना तो है नहीं, ये कम से कम 2 साल लग जाएंगे बहाली का काम मुकम्मल होने में, क्योंकि जिनकी छतें बह गई हैं, जिनके घर बह गए, जिनके माल असबाब बह गए, बच्चे बह गए, मवेशी बह गए, उनका तो जख्म पूरा भरते भरते तकरीबन 2 साल का अरसा तो लग जाएगा। 2 साल इनके जख्म पूरी जिंदगी नहीं भरेंगे। मैंने एक फुटेज देखी और मैं खुदा की कसम में जो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक शख्स है, वो बारिश में बैठा हुआ है, उसके साथ उसकी फैमिली बैठी हुई है और वो ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है। वो रो रहा है, क्या उसका वो घर 2 साल में बन सकेगा? क्या उसका हुआ नुकसान 2 साल में कोई पूरा कर सकेगा? क्या उसकी रह जाने वाली 2 बेटियां जो हैं उसको कोई ला के दे सकेगा? नहीं ला के दे सकेगा। मुझे आज एक रिपोर्टर का फोन आया, एक निजी टीवी चैनल का रिपोर्टर है, उसने कहा जनाब मैं रुझान से तल्लक रखता हूँ, राणा साहब मैं बड़ा लैंडलॉर्ड था यहाँ पे, अब मेरे घर वाले जो हैं वो तो मैंने रही यार हाँ बेच दिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं कतार में लगकर एक बिरयानी या एक नान के लिए कतारों में नहीं लग सकता। मैं सुबह से लेकर शाम तक खड़ा नहीं हो सकता। हम सफेद पोश हैं, मैं मर तो सकता हूँ, इस तरह मांग नहीं सकता। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब आप ये सारा कुछ देख रहे हो, ये हालात है लोगों के, ये उसके हैं जो साहिब हैसियत था, बाकी लोगों का क्या हाल होगा? आप मुझे बताएं कि क्या सुबह से लेकर शाम तक एक चावल के पैकेट के लिए आप खड़ा करते हैं लोगों को? ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ की चीजें हैं? हमें तो पाकिस्तान, राणा साहब, अखलाकी तौर पे वो आदात व अतवार क्या होने चाहिए, वो असलूब क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो खुद साहिब सरवत थे, उनकी अपनी ज़मीनें थी, माल मवेशी थे, लेकिन अब वो सब कुछ हाथ से गवा बैठे हैं। तो उन तक इमदाद पहुंचाने का और इमदाद पहुंचाने के बाद ये यकीन दहानी करवाने का कि आप तक मजीद इमदाद भी पहुंचेगी, उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका होना चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसका कितना नुकसान हुआ, उसका कितना नुकसान हम भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा की तरह यही होगा कि जनाब इमदाद आएगी, पैसा आएगा, अपनों में बटेगा, और जो बेचारा जिसका जो जानने वाला होगा उसको कुछ मिल जाएगा, जिसका कोई जानने वाला नहीं होगा वो बेचारा रोता रह जाएगा। ये होगा। मुझे बताएं कितने वज़रा ऐसे हैं, कितने अरकान असम्बली ऐसे हैं, कितने फिगर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं,
जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे, अपने डेरों के दरवाजे खोल दिए हैं कि आओ सलाब सद्दान यहाँ पे आके रहें, जिन्होंने वहां पर लंगर का इंतजाम कर दिया जिस तरह 3-3 माह वो इलेक्शन में करते थे। कितने हैं मुझे पूरे पाकिस्तान में? कुछ 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई बता दें। राणा साहब, ये जो सैलाब है ये जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान या सिंध में आया है या कनाडा में आया हुआ? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये कनाडा में आया है, क्योंकि हम वहां पहुंचे हैं और कनाडा में पहुंच के वो एक झील जो है उसका मजा ले रही है। पूरा डेलीगेशन गया हुआ है ना? हाली डेलीगेशन की बात कर रहे हो? जाना बनता था, फौरी वापस आना बनता था, उसके पैसे बचाते, बल्कि वहां से लोगों को कहते कि यार इमदाद दो और यहाँ पे आके खर्च करते। मैंने कहा यही इम्तिहान होता है सियासतदानों का कि कौन सा सियासतदान इस वक्त में क्या रोल अदा करेगा, किस तरीके से अपनी कौम को संभालेगा, किस तरीके से साबित करेगा कि मैं इस कौम के साथ मुखलस हूँ। ये वक्त है और मैं समझता हूँ कि अब कौम को भी फैसला करना होगा। अब कौम को जिंदाबाद मुर्दाबाद से बाहर निकलना होगा। अब देखना होगा जो इस तरह मौके पर जो सियासतदान भी किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखता हो, वो अगर आवाम की खिदमत करता है, वो इनके लोगों के काम आता है, वो अपने इस पानी में उनके पास जाता है, वो जाके इनकी इमदाद करता है, वो अपनी जेब को खर्च करता है, अपना पेट काटता है, अपने घर को इसके लिए वक्फ करता है, खुदा की कसम उसको जरूर करना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। और जो शख्स सिर्फ आके फोटो सेशन करता है और सिर्फ तकरीरें करता है, तो फिर उसका पूरी कौम को, मीडिया को, सबको बाइकआउट करना चाहिए। बहुत प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ से, रोजाना करते हैं। मैं सबसे पहले तो 92 की मैनेजमेंट को, 92 के ओनर्स को मैं सलूट करूंगा कि वह चैनल है जिसने सुबह से लेकर शाम तक आवाज बनाए सलाब सद्दान का। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स किस तरह उस पानी में बचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे मदीना फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है, किस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जज्बा क्यों नहीं मुल्क में आता? ये जज्बा सियासतदानों में क्यों नहीं आता? ये जज्बा उन लोगों में क्यों नहीं आता जो लोग इस पाकिस्तान के अंदर सियासत करते हैं? ये अभी कुछ मैंने मनाजिर देखे। हमारे साथी एंकर पर्सन असदुल्ला खां इस वक्त बलोचिस्तान में मौजूद हैं, वो धादड़ की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ मनाजिर भेजे थे, वो मैं देख के खौफजदा हो चुका हूँ। वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि ये सड़क है या सैलाबी रैला है। उनका ये कहना था कि हम सड़क पे चल रहे हैं और इसके बराबर में सैलाबी रैला है, लेकिन इसकी निशानदही नहीं हो सकती क्योंकि पानी जो है वो 2-2 फीट सड़क के ऊपर भी आ चुका है। तो हमें मोहतात रह के चलने की जरूरत है कि हो सकता है कि टायर जो है वो सैलाबी रैले में चला जाए। या सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको एक फुटेज भेजता हूँ, इतनी दर्दनाक फुटेज है कि एक घर के 11, एक खान फैमिली में 11 लोग थे, 2 बच्चे हैं, 9 के 9 लोग सैलाबी रैले में बह गए हैं। मैंने उस औरत को रोते हुए देखा। पता वो क्या कह रही थी कि या अल्लाह मैं क्यों बची, मैं किसके लिए बची, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा खावत कहाँ गया, एक बेटी और एक माँ ये बचे हैं, खावंद, बेटे, बेटियां उस पानी में बह गए हैं। वो बेचारे रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि मैं क्यों बच गई हूँ। यानी उसका जवाब कौन देगा? क्या किसको नहीं पता था सैलाब आ रहा है, किसको नहीं पता था वेदर ये है, किसको नहीं पता था मौसम ये है। मैं उसकी खुदा की कसम चीखों पुकार सुन के टीवी पे दिखा नहीं सकते कि ऐसे मनाजर है कि मुझे रोना आ गया था। ये क्या हो रहा है और हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक सियासत 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 हो रही है। आप कौम को इससे बाहर निकालना होगा। आप इस वक्त सारी कौम को, सारी सियासतदानों को एक पेज पर होकर सिर्फ सैलाब सद्दान के लिए निकलना होगा। अपनी अना छोड़नी होगी, अपना इंतकाम छोड़ना होगा, अपनी जिद को छोड़ना होगा और सैलाब सद्दान की मदद करनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो कुछ नहीं बचेगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं? आप ये देखिए कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 44% तक पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पे पूछें लोगों से कि ये महंगाई इतनी क्यों हो गई, आम सब्जी फरोश से पूछें, आम अशियाए खुरनोश बेचने वाले से पूछें, तो वो ये कहता है कि सैलाब के बायस ट्रांसपोर्ट में मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह से अजनास जो है वो पहुँच नहीं सके, या अजनास की किल्लत का सामना है जिसकी वजह से महंगाई इतनी है। अब जितने बड़े पैमाने पर तबाही हो गई है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किल टास्क क्या होंगे? देखिए, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 140 पे जाएगी महंगाई। आने वाले दिनों में आपको सब्जी नहीं मिलेगी, आपको दालें नहीं मिलेगी, आपको गंदम नहीं मिलेगी, आपको चावल नहीं मिलेंगे। आपका ये आलम हो जाएगा कि नायाब हो जाएंगे ये चीजें जो है, पेट्रोल से, डॉलर से महंगी हो जाएंगी, इसलिए कि है ही नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। जो बचा वो ना होने के बराबर है। आपके पास देखें आपकी कौम कितनी है,
उसमें किस तरह तकसीम करेंगे, किस तरह बांटेंगे? जब आप एक चीज खरीद के लाएंगे 100 रुपए की और उसके बाद उसे बेचेंगे 150 में, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है 150 में खरीदने की, मैं क्या करूंगा? और ऊपर से माजरत से हमारे मुल्क का एक माफिया, हाजी साहब माफिया जिसे मैं कहता हूँ ना, वो माफिया जो बड़ा मोजिस बनता है। आपको पता है 4000 का खैमा 12,000 में हो गया है, 8,000 वाला खैमा 16,000 में हो गया है। मुल्क में तूफान आया, मुल्क के बुरे हालात हुए और हमारे लोगों ने कहा आए बिल्कुल लूटते हैं, पैसे खाते हैं, इसको कमाई का जरिया बनाते हैं। ये तो हमारा आलम है। फिर अजाब ना आए तो क्या आए, फिर हम पे आफत ना आए तो क्या आए? ये सोचिए ये क्या हालात हो चुके हैं। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस पूरे रिहैबिलिटेशन के अरसे के दौरान पाकिस्तानी आवाम कहाँ पे खड़े आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि हमें इत्तलात तो ये भी हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे पैसा ले जाएं, वहाँ पे जाके मदद करें, कोई भी नामालूम शख्स हो हम पैसा देने को तैयार हैं। कुछ लोग बजाते खुद जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें, बेइंतहा लोग जो है पहुंचे हैं, खुद जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी पीर के रोज बाकायदा खुद जाऊंगा, मैं पूरी टीम को लेकर जाऊंगा। हम अपनी तनख्वाह में से देंगे, हम अपने काम में से देंगे, हमारे पास जो घरों में पड़ा है मैंने अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों से कहा है वो सारे देंगे। और हम पैसे देने के बाद बाकायदा वहां जाएंगे, सामान लेकर जाएंगे, पैसे लेकर जाएंगे, लोगों को देंगे। और जो अपने तौर पे जा रहे हैं उनको सलूट है, जाना चाहिए। इंतजार ना करें कि हमने किस रिलीफ फंड में पैसे देने हैं, बल्कि निकल के अपने हाथ से देकर आए, अपने हाथ से जाकर सामान देकर आए। और ये एक जज्बा होगा, इससे आपको नजर आएगा कि हालात क्या थे और हमें क्या करना चाहिए। राणा साहब, एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, क्या आप समझते हैं कि अब भी अकल आएगी हमारे हुक्मरानों को डैम बनाने की? देखें, ये तो एक सवालिया निशान है। मुझे एक बात बताएं, आज कालाबाग डैम बना होता या आज कालाबाग डैम के साथ दूसरे डैम बने होते तो क्या हमें इस आफत से गुजरना पड़ता? आप गौर करें, ज्यादा तूफान, ज्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ? जो मुखालफत करते थे, अब तो उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अब तो उन्हें सोचना चाहिए कि डैम पाकिस्तान के लिए हैं, उनके लिए हैं। डैम होते ये तबाही ना होती, ये पानी हमारे लिए रहमत ना होता, रहमत होता। ये पानी हमारे लिए फायदे भी होता जो आज नुकसान में है। अब तो ये फैसला करना चाहिए ना। लेकिन अब ये फैसला करना चाहिए, और जो इस वक्त हुक्मरान हैं, मसनद इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, उनको फैसला कर लेना चाहिए कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह की आफत से बचना है तो अभी मुत्तहिद होना होगा। बसूरत दीगर इतने सालों में और इतनी दहाइयों में हम ऐसे नुकसानात बर्दाश्त करते आए हैं, हमें मजीद भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ये तो चले जाएंगे, चेहरे तब्दील हो जाएंगे, लेकिन अवाम यूं ही भुगतते रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामे भी बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के सियासी मंजरनामे भी बात करेंगे, लेकिन पंजाब का इस वक्त जो जनूबी पंजाब मुतासिर है, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए हुकूमत पंजाब क्या इकदाम कर रही है? रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और ये कितने बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं? पंजाब हुकूमत ने मुतासिरा ख़ानदानों के लिए क्या इकदाम किए हैं और क्या ऐलानात किए हैं, और इस तरह की आफत से मुस्तकबिल में बचने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मलिक साहब, सियासी मंजरनामे में मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं, हमारी जो फ़ज़ा है वो साजगार दिखाई नहीं देती। पूरा जनूबी पंजाब इस वक्त डूबा हुआ है। वहाँ पे 1122 का अमला जो है वो बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब का किस हद तक नुकसान हुआ है? देखें जी, 4 अपना अजला मेन इफेक्ट हुए हैं, आपके मियाँ वाली, दैया और डीजी खां, राजनपुर, ये जो जनूबी पंजाब के। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जानी नुकसान तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है। और दूसरा माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया, लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के कई बस्तियाँ सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, लोग दर बदर हो गए हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ये एकदम आ गए, फिर अपना कौम को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसमें जो पंजाब हुकूमत है वो पहले दिन से ही, वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ का दौरा भी किया था, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन भी ऑन बोर्ड हैं, वहाँ पे एक कमेटी भी बना दी है मोहसिन लगारी साहब की सरबराही में।
वो दिन रात वहीं पे मौजूद है। और बाकी महकमे भी हमारे कल परसों के चीफ सेक्रेटरी साहब भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट भी 200 के करीब हमारे कैंप लगे हुए हैं। वहाँ लोगों को जो मेडिसिन की जरूरत थी तो हम वो मेडिसिन भी पहुंचा रहे हैं और हमारी डॉक्टरों की पूरी टीमें वहाँ पर मौजूद है। जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो हमारी पंजाब हुकूमत वो उनको पहुंचा रही है। अब एक जो टेंट्स का इशू था वो जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SMBR भी उसकी वो सरबराही कर रहे हैं और वो भी पहुंचे हुए थे। हम टेंट्स भी दे रहे हैं, कपड़े भी पहुंचा रहे हैं और जो मुखैर हजरात हैं वो भी इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज भी हमने कोई काफी सारा सामान भिजवाया है, मजीद भी वहाँ पर जरूरत है और जो ह्यूमनली पॉसिबल है इंशाल्लाह कोशिश। मलिक साहब मैंने देखा कि आप खुद भी वहाँ पे गए और काफी दिनों से आप वहाँ पे हैं और आपकी पूरी महकमे हेल्थ की टीम भी लगी हुई है। आपको मैंने पानी में भी जाते देखा है। तो क्या इस वक्त सियासत की बजाय हिदमत का नहीं है? क्या तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ इस वक्त हिदमत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सियासी इख्तिलाफात भूल कर जो लोग हमारे मुसीबत में हमें हेल्प के लिए वहाँ पहुँचना चाहिए और जो जितना कर सकता है उसके लिए वो करना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे पंजाब के भाई हैं, जनूबी पंजाब के, और उसकी ज्यादातर किता वही है जो सोशो इकोनॉमिकल इनकी कंडीशन पुअर होती है और बेचारे इफेक्ट भी वही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर सबको जो है ना वो अपना हिस्सा मिलाना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी, मुखिया हजरात को भी और तमाम पाकिस्तानियों को भी। चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं, मजीद वहाँ पर काम करने की अशद जरूरत है। तो मैं आपके दोस्तों से गुजारिश भी करूँगा कि हिस्सा लें और इन कामों को बेहतर से बेहतर हम अंजाम दे सकें और मुसीबत ज़दा लोगों को हम कुछ कर सकें। मलिक साहब, कुदरती आफत जो होती है उसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ जाता है, उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, लेकिन हम माजी को देखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली ज़रूर तरतीब दे सकते हैं कि माजी की गलतियां जो हैं वो मुस्तकबिल में हमारे सामने ना आन खड़ी हों। क्या समझते हैं कि हमने क्या सीखा आज तक? 2010 में भी सैलाब आया, फिर हर साल तकरीबन छोटे छोटे पैमाने पे सैलाब आते हैं और अब एक बड़े सैलाब का हमें सामना करना पड़ रहा है। वो इक़दामात कौन से हैं कि जिसमें मुस्तकबिल में हम इन सैलाब ज़दा इलाकों के मनाजिर दोबारा ना देख सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ प्लानिंग है। हर साल इस तरह 2-4 साल बाद एक बड़ा सैलाब आता है और लोग बेचारे दरबदर होते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर एक नई मुसीबत कुछ सालों बाद नाजिल हो जाती है। तो इसके लिए तो जो हमारी PTI की हुकूमत थी, हमने आपके इल्म में होगा कि हमने बहुत सारे डैम्स हमने ऑन प्रोसेस है, कोई 2025 में मुकम्मल होना है, 2027 में पहली दफ़ा 60 की दहाई के बाद पहली दफ़ा इस हुकूमत ने डैम्स पर पैसा लगाना शुरू किया था और वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम भी जारी है। हमारे हिल टॉलरेंस के काफ़ी सारे मंसूबे इन प्रोसेस थे, वो भी चल रहे हैं और बाकी भी इस तरह की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो सबको ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, मैं समझता हूँ कि हमारी कमजोरियाँ हैं, इन कमजोरियों को हमें ओवरकम करना चाहिए और इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए ताकि इस तरह के जो माली नुकसान होते हैं, जानी नुकसान होते हैं और मुल्क की इकोनॉमी के तबाही की तरफ जाती है, सारी फसलें खत्म हो गई, जानवर खत्म हो गए। तो ये चीजें जो है ना ये बड़ा तकलीफ दे बात होती है जब सैलाब गुजर जाते हैं, कई साल फिर उसको संभलते हुए लगते हैं, फिर एक चीज आती है फिर वो तबाह बर्बादी की तरफ ले जाती है। और मैं हमारी जो हुकूमत थी, जो अभी PTI की जो हमारी फेडरल हुकूमत थी, आपने देखा होगा उसमें डैम्स पर बहुत पैसा लगाया गया है और चल रहा है। तो मेरी अभी भी गुजारिश होगी फेडरल हुकूमत से कि डैम के प्रोसेस को ना रोका जाए, वो चलने देना चाहिए। और पंजाब हुकूमत भी अपने जो हमारे हिल टॉलरेंस के प्रोजेक्ट थे वो भी इन प्रोसेस से हमने उनको शुरू किया हुआ था, उनको भी हमें जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए ताकि आइंदा मुस्तकिल अमल बनाते हुए जान। मलिक साहब, ये तो हो गया। मलिक साहब, आइंदा आप भी कह रहे हैं सारी सियासी इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ इस वक्त इसी पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन क्या आपको नजर आता है कि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत इस मामले पे मुखलस है या इस मामले पर तैयार है? मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। स्पीकर साहब डेलीगेशन के साथ वहाँ पहुंचे हुए थे, वजीर आज़म कतर पहुंचे हुए थे, वजीर खारजा कहाँ जा रहे थे
और सिंध उनका डूबा पड़ा है, जो पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है वफाकी हुकूमत की। तो इन चीज़ों को तो इनको खुद मॉनिटर करना चाहिए कि इस वक्त किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे अपने उन भाइयों के पास जो तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की आप सिंसियरनेस का अंदाजा तो इससे लगा लें कि उनकी आधी हुकूमत मुल्क से बाहर बैठी है। मलिक साहब, आने वाले दिनों के अंदर क्या पंजाब हुकूमत तमाम तर तवज्जो सैलाब मुतासरीन के ऊपर देगी या फिर मुकदमात के ऊपर भी साथ साथ तवज्जो दी जाती रहेगी? देखिए, हर इदारे का अपना अपना एक डोमेन है। जो इदारे कानूनी मामला देख रहे हैं वो कानूनी मामला देखेंगे। जो हमारे इदारे इन जैसे हमारा हेल्थ है, फूड है, हमारा ये PDM है, हमारे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे कर रहे हैं काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। हर किसी ने अपना काम करना है। कोई जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे डिपार्टमेंट से बंदे मंगवा लिए जाते हैं। काफी सारे सेक्रेटरीज की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हर बंदा अपना काम करे तो कोई काम इफेक्ट नहीं होता। हर चीज को अपने अपने उसके मुताबिक चलना चाहिए और चलेगा इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत की तरफ से। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सियासी सवाल है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाती है तो फिर उस सूरत में आप मुझे ये बता दें कि पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, किस तरफ जाएगी, पंजाब गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा? देखें, ये पंजाब का नहीं मसला, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप देखें कराची में जहाँ पर उनकी हुकूमत है तो वहाँ पे अभी ये एक सीट इन्होंने निकाली है, उसके 30,000 एक तरफ वोट थे और 11,000 दूसरी तरफ वोट थे। तो ये लोगों ने तो फैसला दे दिया है। जो इमरान खान के साथ जो पाकिस्तानी कौम खड़ी है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर इमरान खान को गिरफ्तार करता है। ये इमरान खान अंदर होंगे और अपना पूरा पाकिस्तान फिर बाहर होगा। ये बहुत बड़ी भूल करेंगे। सियासी प्रोसेस को सियासी तरीके से हल करना चाहिए। अगर उनको सियासी मामलात हैं तो सियासत के मैदान में आकर मुकाबला करना चाहिए। इन ओछे हथकंडों से बाज आना चाहिए। इन ओछे हथकंडों से बाज आना चाहिए। सियासी मामलात को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर अवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत खतरनाक होगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने पंजाब की सूरत हाल पर बात की, पंजाब में इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, अख्तर मलिक साहब ने वो हमें तफसीलन बताए और जिस जगह पे पंजाब हुकूमत इस वक्त सरगर्म अमल है वो भी बताया। सिंध की सूरत हाल का भी कुछ जायज़ा लेंगे, सियासी तौर पर भी बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तैमूर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से। सिंध हुकूमत अभी तक क्या असेसमेंट कर सकी है कि सिंध का कितना हिस्सा इस वक्त सैलाब से मुतासर है और रिहेबिलिटेशन में कितना वक्त लग जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और हर दिन नई मुश्किलात का सामना, नई प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। आज के एक दिन में कोई हमने 750 नए सेंटर्स खोले हैं जहां पर हम लोगों को रख रहे हैं और अब जाके मेरे ख्याल से हमारे जो सरकारी सेंटर्स हैं उनका 1700 से क्रॉस हो गया है। और अगर मैं आपको लोगों की तादाद बताऊं तो आज के दिन में 84,000 मोर पीपल हैव जस्ट कम इनटू आवर कैंप, यानी कि अब 4.25 लाख बंदा हमारे यहाँ हमारे रिलीफ कैंप्स में है जिनको सिंध हुकूमत केटर कर रही है। उनके 2 वक्त का खाना, साफ़ पीने का पानी मुयसर कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको जो हेल्प चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी अमवाज हैं जो बढ़ती हैं, सैलाब में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। रोज़ सुबह को हर सेंटर का राउंड होता है, एक एक पेशेंट को देखते हैं, जिस चीज़ को ज़रूरत होती है दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत हो तो दूसरी बार भी वो आते हैं उनको देखने। हमारे रोड्स की भी हालत बहुत ख़राब है। 2000 किलोमीटर से ज़ायद रोड, 500 से ज़्यादा रोड ऐसे हैं जिसकी तादाद 2000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है जो कि अभी टूट चुके हैं, ख़राब हैं, प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। 554 हमारी ब्रिजेस जो हैं उनमें इश्यूज़ चल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो भी मकसद है और अशद ज़रूरत हमें जो है टेंटों की है, टेंट्स की प्रोडक्शन भी हो रही है, बनवा भी रहे हैं। 85,000 टेंट्स तो हम 2 दिन पहले तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। कोई 10 लाख टेंट्स की हमें अशद ज़रूरत है।
तो इंशाल्लाह ताला हमारे दोस्त ममालिक भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशंस हैं, एदी हो गया, सलानी ट्रस्ट हो गया, ऐसे दोस्त भी हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये ऐसा वक्त है जब सारी लोगों को, सियासतदानों को बिलखुसूस सियासत को भूल जाना चाहिए। अगर उनके दिल में थोड़ी भी ह्यूमैनिटी है, अगर किसी को थोड़ी भी शर्म हया आती है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त पे हमें जलसे और जलूसों को और कप्तान के नारों को भूलकर एक साथ इकट्ठा होकर इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ से पहले भी जो है, जो 2010-11 में फ्लड्स है, मैं रेन मॉनिटरिंग का इंचार्ज था, मैं काम कर रहा था। पर जो मैंने इस साल इस स्पेल में जो मैंने तबाही और जो मैंने बर्बादी देखी है, तो वो एक अलग ही मिसाल है। अच्छा भैया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त पूरी कौम को एक होना चाहिए, तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि फौरी तौर पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अपोजिशन को भी इस पे दावत दें कि आए इस सैलाब के मौके पर हम सब एक हो जाएं? एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, इस एक जमात को छोड़कर सारे एक ही पेज पर हैं, सब इकट्ठा हैं, सब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। मेरी बात, तहरीके इंसाफ को भी हम क्यों नहीं इस पे बुलाते? जब हम इस मुल्क की बात हो रही है तो फिर इस पे सियासत क्या? ये तो सबको बुलाना चाहिए ना। मैंने पहले भी ये दावतनामा दिया था, आज भी देता हूं, आए सिंध हुकूमत के साथ बैठें, क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करें। पर मसला ये है कि उनका तो प्रेफरेंस ही नहीं है ना। कल भी खान साहब का जलसा था, उससे पहले भी था, अभी फिर एक जलसे की तैयारी चल रही है। तो जिसको इंटरेस्ट ही ना हो लोगों में, उनके मसले मसाइल हल करने में, आप मुझे बता दें, पूरे सिंध में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, सारे गांव डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके कैंप्स में बैठ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आपकी पूरी सिंध काबीना जो है, हम पर रेन ड्यूटीज लगी हुई हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना मिले जो हमें असाइन हुआ है। हमारे MPs MNAs आपको नजर आ रहे हैं। आप मुझे बता दें, आपको प्रेसिडेंट अलवी साहब कहीं नजर आए? आपको कोई MNA या MPA PTI का कहीं नजर आया कोई फैलाई बहबूद का काम करते, या कम से कम लोगों की और कुछ नहीं कर सकते तो आके उनकी हाल हवा लेने में आपने किसी को देखा? तो ये लोग सीरियस ही नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है, इनका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। उनको सिर्फ अभी यही करना कि कैसे पाकिस्तान के हालात खराब कर सकते हैं। ये तो आपके सामने है ना, इनके क्या प्रायोरिटीज आपके सामने। इस पे राना साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ दो मनाजिर की बात करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त सबको यकजा होना चाहिए, सबको सियासत भूल जानी चाहिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर भी रही होगी, लेकिन दो मनाजिर आपके साथ शेयर करने हैं। एक तो राजा परवेज़ अशरफ साहब की एक तस्वीर है जो कनाडा की है, और दूसरी मुनव्वर तालपुर साहब की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो सैलाब मुतासरीन को 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हैं, और लोगों की इतनी भीड़ है कि लोग 50 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो तशहीरी मुहिम किसी तरफ से आ जाती है, आप नहीं समझते कि इस पे वो जो फलाह बहबूद का काम है उस पर भी कदगन लगती है? मैं समझता हूं कि अभी आप आवाम के अंदर जो भी उनको दे सके रिलीफ वो देना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूं ये 50 रुपए का नोट अगर 5000 का होता और अगर ये एक लिफाफे में बंद होता तो बहुत बेहतर था। पर जो उनकी हैसियत पहुंच उनके हिसाब से होगी, उनकी अपनी ज़मीनें भी पानी के अंदर हैं, उनको अपना भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल, मीर मुनव्वर साहब को नुकसान हुआ है। तो तालपुर साहब को मैं एग्री करता हूं कि इस नोट के आगे 2 ज़ीरो लगा के और लिफाफे में डाल के देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ अभी तक उनको हमारी अदी फरियाद से जो ना इस पर थोड़ी बहुत डांट पड़ चुकी होगी। सही। तो ये क्या राजा परवेज अशरफ साहब वापस आ रहे हैं अब फौरी तौर पर? जी आई एम नॉट श्योर राना साहब, मुझे ना तो उनका पता है वो किधर हैं, वो कहाँ हैं। मुझे ये पता है कि सिंध हुकूमत पूरी एक साथ है, चेयरमैन बिलावल हमारे साथ गांव चल रहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ है, हमारा हर MPA MNA आज ग्राउंड में मौजूद है। अच्छा तैमूर साहब, सैलाब से अल्लाह हमें जल्द बचाए, रिहैबिलिटेशन का जो अरसा है वो भी जल्द कंप्लीट हो जाए और तमाम लोगों के जो मुतासरीन हैं उनकी दाद रसी भी हो जाए। सियासी तौर पे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर भी ये जो NA 245 का इलेक्शन हुआ है वो नहीं जीत सकी, और चेयरमैन PTI का उम्मीदवार वहाँ से जीत गया, और बाकी जो 3 उम्मीदवार थे उनके मजमूई तौर पर भी वोट जीतने वाले उम्मीदवार से कम थे? आपने क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन, कोई वर्कर, कोई लीडर कहीं पे उस इलेक्शन में देखा? नहीं। MQM को इस बात का सबसे बड़ा गिला है, उनका ये कहना था हमारे हक में आपने उम्मीदवार बिठाया लेकिन आप खुद मदद को ना आए।
देखिए जी, हमने जो मदद हो सकती थी की, उनको यही मदद हमसे दरकार थी कि हमारा कैंडिडेट विड्रॉ करे, वो हमने किया। जो हमारी कमिटमेंट थी हमने उनसे पूरी की। जहाँ तक बात है उस सीट की, तो आपको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये सीट पीटीआई की थी। यहाँ का जो एमपीए, यहाँ से पहले जो एमएनए इलेक्ट हुआ था मरहूम, उसकी बहुत कॉन्टैक्ट थे, बहुत दिली मेरे ख्याल से करीबियाँ थी जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ, और ये अंडरस्टूड बात थी। ये सदर जरदारी साहब को भी इसका इल्म था कि वहाँ के लोग, क्योंकि ताज़ी एक एमएनए की डेथ हुई है, तो उससे एलिजेंस अपनी एकदम से नहीं तोड़ेंगे। तो दिस वाज अ सीट दैट वाज देयर, ये पीटीआई की सीट थी और फिर से पीटीआई के पास ही आना था। मैं तो नहीं समझता ये कोई सरप्राइज था, और मैं नहीं समझता कि मेरे एमक्यूएम के भाई भी इसको कोई सरप्राइज समझते। जानवर साहब जो एमएनए साहब को तो अल्लाह उनको जन्नत पहला मकाम ता फरमाए, वो तो पीटीआई के मुखालफत में चले गए थे, वो तो बागी ग्रुप में चले गए थे। तो फिर हमदर्दी तो उन लोग उसके पीटीआई के साथ नहीं, उनके दो लोगों की होनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो पहले पीटीआई से दूर गए थे, फिर पीटीआई के करीब गए, फिर छोड़ दिया, फिर इमरान खान साहब से मिलने गए, अपनी वाइफ को भी साथ लेके गए, फिर नाराज हुए। तो इनकी दूरियां करीबियां चलती रहीं, पर वो क्योंकि एक पीटीआई के ही टिकट से इलेक्ट हुए थे और उनकी जब वफात हुई तब भी वो पीटीआई के ही टिकट से जीते हुए। तो मैं समझता हूँ वो जो था एक सेंस प्रिवेल होता है ह्यूमैनिटी का, वो यहाँ पर प्रिवेल हुआ। ठीक है, मैं इस बात को कह सकते हैं। एक सवाल है जी 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 राणा साहब, आप कीजिएगा। फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो पीटीआई की सीटें मौजूद हैं वहां पर सिंध के अंदर या कराची में, वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी पीटीआई की रहेंगी? मेरा भी यही सवाल है, और मुझे आपका सवाल बड़ा मजेदार लगा है, क्योंकि मैं समझता हूं आप जरा गिन के बताएं कि इनके एमपीएस कितने हैं और इनके एमएनएस कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो एमपीएस हैं उनमें से इनके 3 एमपीएस ऑलरेडी पीटीआई को अलविदा कह के, खुदा हाफिज कह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके वो 3 एमपीएस आप जानते हैं, शहर साहब, अबड़ो साहब, सच्चल साहब, और इनके 2 और एमपीएस हैं जो इंशाल्लाह फ्लड्स जब ये खाली हो जाएंगे तो वो भी आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट करेंगे। तो जब ये हालात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैं और किधर हैं, तो बड़ा एक डिफरेंट पिक्चर है। इनके कुछ जो एमएनएस हैं चंद, वो भी हमसे राब्ते में हैं, पर हम भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, हम भी वेट एंड वॉच सियासत देख रहे हैं। तो आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर देम, एटलीस्ट नॉट इन सिंध एनीवेयर। यानी ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं वो बल्दियाती इंतखाबात या जनरल इलेक्शन में नहीं होंगे, वो इससे अक्सर मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।